That answers that. Come on. हेलो एवरीवन, इस बार हम एपिसोड नंबर 8 और एपिसोड नंबर 9 को एक साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं रूडो को, जो उदास बैठा हुआ था। तब इंजन वहाँ पर आ जाता है और कहता है, मैंने सुना कि तुम अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गए हो, तो इसके लिए बधाई हो। रूडो कहता है, चुप रहो, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। आखिर तुम मुझसे करवाना क्या चाहते हो? मैं तो उसे भी नहीं बचा पाया जिसने मेरी जान बचाई थी। मुझे लगा कि मैं बदल गया हूँ और आगे बढ़ गया हूँ, लेकिन वो चीज मेरे साथ बार बार होते आ रही है। इंजन कहता है, ग्रीस को पता था कि वो क्या कर रहा है। उसने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया कि तुम स्पेराइड से हो, बल्कि उसने इसलिए बचाया क्योंकि उसे पता था कि तुम्हारा दिल बहुत नेक है और तुम अपने लोगों की मदद करना चाहते हो। तो चलो उसके पास चलते हैं। रूडो को लगा कि ग्रीस अब मर चुका है और फिर वो ग्रीस को जिंदा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर वो जिंदा कैसे बच गया। वो चिल्लाकर कहता है, उसका पंजा तो सीधा तुम्हारे दिल में घुसा था, तो आखिर तुम जिंदा कैसे बच गए? दरअसल ग्रीस को बचाने का सारा क्रेडिट जाता है इस लड़की को। इसका नाम है ईशा स्टिल्जा और एक क्लीनर्स की एक हीलर है। दरअसल ईशा बहुत ज्यादा शर्मीली है। वो एक इकलौती गिवर है जो अपनी पावर से किसी भी जख्म को हील कर सकती है। अब ग्रीस फॉलो को भी शुक्रिया कहता है क्योंकि उसी ने उस रेडर्स के ब्रदर फॉर्म से उसे बचाया था। आगे वो रूडो से कहता है, तुमने और जान खान ने मिलकर उस कमीने रेडर को अच्छा सबक सिखाया और उस तलिस्मान की फिक्र मत करना। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा तलिस्मान किसी के काम तो आया। इंजन कहता है, लगता है रेडर्स अब डायरेक्ट क्लीनर पर अटैक कर रहे हैं। इसका मतलब हमें ट्रैश बीच के साथ साथ इन लोगों से भी लड़ना होगा। तब एक आदमी आकर कहता है, एक रेडर ने बॉर्डर के बारे में बात की। इसका मतलब वो स्पेयर पर जाना चाहते हैं। दरअसल ये आदमी क्लीनर का बॉस है। इसका नाम है आर्का कोरोविस और वो है द क्लीनर्स का लीडर। वो रूडो से कहता है, मैंने सुना कि तुम टेम्पररी क्लीनर में भर्ती होना चाहते हो और वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए। तुमने आते ही हमारे लोगों में अच्छाई ढूंढ ली और अपनी जान खतरे में डालकर उनकी जान भी बचाई। तुम्हारे पास ऐसी पावर है जो हमारे लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। तो क्लीनर्स में तुम्हारा स्वागत है। आज से और अभी से तुम अब क्लीनर के नए मेंबर हो। तुम मुझे मेरे रूम में आकर मिलना। मेरे पास तुम्हारे लिए नए कपड़े और कुछ इन्फॉर्मेशन है। आगे वो कहता है, बॉर्डर वो है स्पेयर और ग्राउंड के बीच में की जगह। लोगों का मानना तो ये भी है, जो भी स्पेयर में जाने की कोशिश करता है वो बॉर्डर क्रॉस करते ही मारा जाता है। मैंने एक कहानी सुनी, एक औरत वो बॉर्डर के करीब नो मैंस लैंड में रहती है। एक ट्रेवलर नो मैंस लैंड में खो गया था। तब उस औरत ने उसकी मदद की। उसने औरत से पूछा, तुम ऐसी जगह पर क्यों रहती हो? तब उसने कहा, मैं उन लोगों को देखती हूँ जो आसमान से नीचे गिरते हैं। वो औरत कई सालों से यही नजारा देख रही है। उसने कहा था, यहाँ कुछ लोग ऐसे भी है जो बिना मरे आते और जाते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि उसने ऐसे लोगों को देखा है जो बॉर्डर को सही सलामत क्रॉस कर सकते हैं। रूडो कहता है, अगर मैंने उनमें से किसी एक को ढूंढ लिया जिसे उस औरत ने देखा था, तब मुझे पता चल जाएगा कि उस बॉर्डर को कैसे क्रॉस करना है। वो कहता है, और ये भी पता चल जाएगा कि तुम बिना मरे यहाँ पर कैसे आए थे। आगे तुम्हारा रास्ता बहुत कठिन है, तो क्या तुम फिर भी जाओगे या फिर रुकोगे? रूडो वहाँ पर जाने के लिए तैयार था। तब इंजन आ जाता है और कहता है, तुम्हारा यूनिफॉर्म तो एकदम झकास है। रूडो बिना सोचे ही नो मैन लैंड में जाने लगता है। फॉलो उसे रोकता है। तब रूडो कहता है, वहाँ स्पेयर पर जाने का रास्ता होगा, तो मुझे जल्दी वहाँ पर पहुँचना है। तब इंजन उसे रोकता है और कहता है, तुम जल्दबाजी में वहाँ पर नहीं जा सकते। वो जगह बहुत खतरनाक है। उस जगह को नो मैंस लैंड कहा जाता है। अगर तुम बिना सोचे वहाँ पर चले गए, तुम वहाँ पर जाते ही खत्म हो जाओगे। तुम तो अभी अभी अपनी पावर इस्तेमाल करना जानते हो, पर तुम अब भी अपने वीक पॉइंट को नहीं जानते और ना ही अपनी पावर्स की लिमिट जानते हो। रूडो उसे कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। इंजन कहता है, बिल्कुल, मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। अगर तुम अकेले गए तो तुम पक्का पहले जाओगे। वैसे भी क्लीनर्स का तो काम यही है, ट्रैश बीस्ट के बारे में जानकारी जुटाना। हमें नो मैंस लैंड में बहुत संभल कर जाना होगा। वहाँ पर ट्रैश बीस्ट के साथ साथ रेडर्स भी हम पर हमला करेंगे। रूडो पूछता है, क्या वो रेडर्स भी गिवर्स है? इंजन कहता है, यहाँ के सभी लोगों का दिल साफ नहीं है। कुछ लोग अच्छे है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट की केयर नहीं करते, और कुछ लोग जो बुरे है वो ऑब्जेक्ट की देखभाल करते हैं और वो बनते हैं गिवर्स। लोग जो गिवर्स के बारे में अच्छा नहीं सोचते, वो हमें को डिपेंडेंट बोलकर बुलाते हैं। तभी तो लोग हमें वियर्ड्स कहकर बुलाते हैं। रूडो सोचता है, मुझे लगा था कि बुरे लोग अपने ऑब्जेक्ट की देखभाल नहीं करते, तो यहाँ पर मैं गलत हूँ, पर फिर भी मुझे उनसे नफरत है। अब वो रिलैक्स करने के लिए एक जगह पर जाते हैं। हालांकि रूडो को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। तब रियो वहाँ पर आ जाती है और कहती है, चलो मैं तुम्हें क्लीनर्स का हेडक्वार्टर दिखाती हूँ। और फिर वो दोनों पूरा हेडक्वार्टर घूमने लगते हैं। अब रूडो को स्पेयर से भी ज्यादा मजा यहाँ पर घूमकर आ रहा था। जब वो स्पेयर पर था तब वो हमेशा रेक्टो के साथ ही रहा करता था, और जब भी वो कुछ कचरा उठा लाता तब रेक्टो उसे डांटा करता था। रियो उसे पूछती है कि आखिर तुम खाना क्या खाते थे? वो कहता है वो जब स्पेयर
पर था तब वो ब्रेड और सूप ही हमेशा खाया करता था। और स्वीट किसे कहते हैं वो तो उसे पता भी नहीं था, क्योंकि स्वीट सिर्फ अमीर लोग ही खाया करते थे। रियो उसे स्वीट खाने के लिए ले आती है, क्योंकि उसने आज तक कभी भी मीठा नहीं खाया था। तो उसे देखकर उसके मुंह में पानी आने लगता है। इंजन उसे बताता भी है कि स्वीट खाने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। यहाँ पर इतना पोल्यूशन है कि स्वीट बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो इसे बनाया है वियांडर्स ने, जो कि एक कलेक्ट गिवर्स है। उसी के बदौलत हम बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं। अब रूडो एक टॉफी को अपने मुंह में डालता है और वो इतना टेस्टी था कि वो खुद को रोक नहीं पाता और वो फटाफट सब कुछ खाने लगता है, क्योंकि उसने इतना टेस्टी खाना पहली बार खाया था। रूडो इतना हरामी बन चुका था कि वो बच्ची को भी एक लॉलीपॉप देना नहीं चाहता था। उसने इतना स्वीट खा लिया था जिस वजह से उसका पेट एक गुब्बारे की तरह फूल गया था। इसीलिए झांका उसे देखकर डर गया था। आगे रूडो एक चाकू को वाइटल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाहकर भी उसे कन्वर्ट नहीं कर पाता और जिस वजह से इंजन उस पर हंसने लगता है। रूडो समझ नहीं पाता कि आखिर उसकी पावर काम क्यों नहीं कर रही है। वो उसे फील तो कर पा रहा था, लेकिन उसे कन्वर्ट नहीं कर सकता था। झांका कहता है, तुम तो कचरे में फेंकी हुई चीजों को ठीक करते थे ना, तो यही है तुम्हारे पावर की बेसिस। तो शायद तुम्हें कचरे की जरूरत है ताकि तुम उसे ठीक कर सको। तब वो उसे एक कचरे का ढेर दिखाता है और कहता है, इनमें से जो भी तुमसे बात करे उसे चुन लो। तब रूडो एक ट्रायंगल को उठाता है और उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर देता है। इसे देखकर इंजन बहुत इम्प्रेस हो जाता है और वो झांका को एक बढ़िया ट्रेनर कहकर बुलाता है। रूडो झांका को शुक्रिया कहता है और झांका उसे एक और हथियार चुनने के लिए कहता है। तब रूडो एक चाय की केतली, एक डॉल, ऐसे वो टोटल 3 वेपन क्रिएट करता है, जिससे उसके नाक से खून आता है और वो बेहोश हो जाता है। वो जब भी 2 से ज्यादा वाइटल इंस्ट्रूमेंट यूज करता है तब उसकी सारी पावर्स खत्म हो जाती है और उसके नाक से खून आना चालू हो जाता है। शायद ऐसा इसलिए कि उस ग्लव्स की क्वालिटी बहुत हाई है और रूडो की बॉडी उसे कंप्लीट नहीं कर पा रही है। एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट जितना देर तुम्हारे साथ रहता है वो और ज्यादा ताकतवर बनता है और इसे हम इम्प्रूविंग क्वालिटी कहते हैं। और जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उसके अंदर उतनी ही ज्यादा पावर्स होगी। अब गिवर्स का एक्सपीरियंस और उसका माइंडसेट उसके एबिलिटी को और बढ़ाता है। झांका सोचता है, अगर उसने बचपन से ग्लव्स को संभाले रखा तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी बहुत हाई हो गई होगी। तो क्या उसका इस पर इतना फिजिकली ज्यादा इफेक्ट होगा या फिर वो सीरीज उससे कुछ लेना देना होगा। आगे रूडो कहता है, जब भी मैं कोई हथियार तैयार करता हूँ तब उसका अंत डस्ट के रूप में क्यों होता है, जबकि मैंने अभी जो वेपन बनाया है वो तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं और मैं उन्हें एक के बाद एक इस्तेमाल कर भी सकता हूँ, तब भी वो सही सलामत रहते हैं। क्या इसमें कोई टाइम लिमिट है? तब रियो कहती है, शायद वो इसलिए कि उसका पर्पस अब पूरा हो गया होगा। दरअसल तुम्हारी पावर्स उस ऑब्जेक्ट के पीक फॉर्म तक चली जाती है और कोई ऑब्जेक्ट जो टूटा हुआ हो या फिर उसे किसी ने फेंक दिया, जब भी तुम उस ऑब्जेक्ट को यूज करते हो तब वो ऑब्जेक्ट अपने पर्पस को फुलफिल करता है। ये तो सच में कमाल की बात है। झांका कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। जब भी लड़ाई खत्म होती है और रूडो खुद को सेफ महसूस करता है तब उस ऑब्जेक्ट का पर्पस पूरा हो जाता है। और यही है रूडो की असली पावर्स। तुम कचरे वाले चीजों को रिसाइकिल करते हो और जब वो अपना पर्पस फुलफिल करते हैं तब तुम उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट करने देते हो। तो इसका मतलब तुमने ग्रीस के तिलिस्मान को तोड़ा नहीं, बल्कि तुमने तो उसे रिटायर कर दिया। आगे रियो कहती है, आखिर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, उसने तुम्हारे ग्लव्स को सीरियस क्यों कहा? रूडो कहता है, शायद इसके जैसे और भी ऑब्जेक्ट मौजूद होंगे। रियो कहती है कि क्या तुमने अपने ग्लव्स को नाम दिया? हम सभी ने अपने इंस्ट्रूमेंट को नाम दिया है। आगे हम एक आदमी को देखते हैं जो रेडर्स का बॉस था और वो वाइटल इंस्ट्रूमेंट सीरीज के बारे में कुछ जानता था और वो थे द वॉचमैन सीरीज। अब ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है और शुरू होता है एपिसोड नंबर 9। आगे रूडो बड़ी मेहनत से अपने ग्लव्स को धो रहा था और फिर वो उन्हें लेकर अपने रूम में जाता है। तब उसे देखने मिलता है बढ़िया नजारा। रियो वहाँ पर आती है और कहती है, हम सुबह 4 बजे निकलेंगे तो जल्दी से सो जाओ। रूडो चिल्लाकर कहता है, आखिर तुम मेरे बेडरूम में कर क्या रही हो? रियो कहती है कि मेरा रूम तुम्हारे रूम के ऊपर है और मुझे तुम्हारे रूम से आवाज आ रही थी तो मैं चेक करने के लिए यहाँ पर आ गई। क्या तुम्हारे हाथ दर्द दे रहे हैं? वो कहता है, जब भी मैं ग्लव्स पहनता हूँ तब मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब मैं उन्हें धोने के लिए निकालता हूँ तब मुझे तकलीफ होती है। रियो कहती है, वो घाव तो जले हुए लग रहे हैं। रूडो कहता है, ये बात तो तुम्हें मेरे कमीने माँ बाप से पूछना चाहिए। रियो कहती है, माँ बाप हमें कई सारी चीजें देते हैं, उनमें से कुछ चीजें अच्छी होती है और कुछ बुरी। आगे बॉस सभी से कहता है, रूडो का फुल फेस अभी भी तैयार नहीं हुआ तो मैं चाहता हूँ
कि तुम अपनी तैयारी पर निकल जाओ। इंजन कहता है जब भी क्लीनर्स नो मैंस लैंड में जाते हैं तब उन्हें फुल फेस पहनना पड़ता है, जैसे कि ये फेस मेरा है। हमारे पास एक असली आर्टिस्ट है और वही फुल फेस और कपड़े बनाता है, लेकिन अगर हम उसे कोई काम अर्जेंटली दे दे तब वो बहुत घबरा जाता है और जल्दबाजी में काम सही नहीं कर पाता। आगे बॉस कहता है उसे उसका काम करने दो, तब तक तुम जाकर अपने ऊपर स्पेल कास्ट कर लो। सेमियू कहती है नो मैंस लैंड में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। अगर एक भी कदम गलत जगह पर पड़ गया तब खेल खत्म, और ऐसा ना हो इसीलिए हमारे पास एक गिवर है जो कि तुम्हारे ऊपर मैजिक स्पेल करता है। बॉस ने उसे छूट दे रखी है और वो फ्री टाइम पर क्लीनर के हेडक्वार्टर में आकर पेंटिंग बनाता है, लेकिन कुछ दिनों से वो यहाँ पर आया नहीं। शायद वो बिजी होगा, इसीलिए हमें ही उसके पास जाना होगा। वो जहाँ रहता है वो सिटी ऑफ ग्रिफिटी कैनवस टाउन में रहता है। इंजन कहता है वहाँ पर जाने से पहले अपनी टीम से हाय कहो, जिसमें शामिल है जांका, रियो, ईगर में से डेलमन और तामसे। सपोर्ट टीम में से है ग्रीस, फॉलो और टोमे। हम नॉर्मल मिशन में 5 सपोर्टर ले जाते हैं, लेकिन हम तो नो मैंस लैंड में जा रहे हैं, इसीलिए हमने सपोर्टर्स की संख्या कम करके गिवर्स की संख्या बढ़ाई है। डेलमन चिल्लाकर कहता है मैंने तुम्हारी लाइफ स्टोरी सुनी, तुमने इतनी सी उम्र में बहुत कुछ झेला है। वो अपनी टीम ईगर में ज्वाइन होने के लिए कहता है, तब तामसे उसे समझाता है कि वो ऑफिशियली अकाटा का मेंबर है। इंजन कहता है डेलमन तुम अपनी ट्रेडमार्क स्पीच क्यों नहीं देते? तब जांका अपनी कान बंद कर देता है और डेलमन जोर जोर से चिल्लाकर अपनी स्पीच देता है। आगे वो कैनवस सिटी की तरफ निकल जाते हैं। वो पूरी सिटी एक गड्ढे में बनी हुई थी। वो सभी गेट के पास पहुंच जाते हैं। रूडो पूछता है कि क्या सभी सिटी ऐसे ही बनाई गई है? टैम्सी उसे बताता है ज्यादातर सिटी में तो ऐसे ही डोम होते हैं ताकि वो स्पेयर से फेंके हुए कचरे से बच सके। ज्यादातर लोग जो सिटी तक नहीं पहुंचते उन्हें खुले आसमान के नीचे रहना पड़ता है, जिसमें ज्यादातर लोग कचरे की वजह से मारे जाते हैं। आगे हम 2 नमूनों को देखते हैं। वो गेट के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चाहकर भी अंदर नहीं जा पाते। हालांकि क्लीनर्स की टीम आसानी से अंदर चली जाती है। इंजन कहता है उन गधों की फिक्र मत करो और अंदर आ जाओ, तुम्हें कुछ मजेदार चीजें दिखाना है। दरअसल ये पूरा शहर रंगों से भरा हुआ है और इसके हर दीवार पर पेंटिंग की गई है और इस शहर को सिटी ऑफ आर्ट भी कहा जाता है। रूडो कहता है क्या हम यहाँ आर्ट देखने के लिए आए हैं? इंजन कहता है हम यहाँ आर्टिस्ट गिवर को मिलने के लिए आए हैं। उसके अंदर प्रोटेक्टिव स्पेल को कास्ट करने की पावर्स है। तुमने उन 2 नमूनों को देखा जो गेट पर खड़े हुए थे। वो कितनी भी कोशिश कर ले वो शहर के अंदर नहीं आ सकते। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि गिवर ने एक स्पेल कास्ट किया है, जिस वजह से जितने भी बुरे लोग जो गलत काम के इरादे से यहाँ पर आते हैं ये स्पेल उन्हें शहर में घुसने ही नहीं देता। रूडो कहता है लगता है उसकी पावर्स बहुत कमाल की है। आगे वो बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक एक लड़की इंजन से टकरा जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। सभी लोग इंजन से कहते हैं कि इंजन ने बेचारी लड़की को रुला दिया। आगे हम एक बूढ़े को देखते हैं जो इस सिटी का मेयर है। इंजन उससे कहता है दरअसल हम जॉब से मिलने के लिए आए हैं ताकि वो हम पर स्पेल कास्ट कर सके। क्या तुम बता सकते हो कि वो हमें कहाँ मिलेगा? मेयर कहता है तो तुम तक खबर नहीं पहुँची, वो आज सुबह ही मर गया। आगे इंजन पूछता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? तब मेयर बताता है ये सब बॉडी पोल्यूशन की वजह से हुआ। जॉब सेफ जोन से ज्यादा खुश नहीं था। वो पोल्यूटेड जोन में जाकर पेंट करना चाहता था। वो अपने आर्ट में इतना डूब गया था कि वो अपना मास्क कई बार उतार रहा था। मैंने तो उसे कितनी बार समझाया भी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। आगे वो कहता है मरने से पहले उसने अपना सक्सेसर चुन लिया था। इस वाइटल इंस्ट्रूमेंट का हकदार जो भी इस पेन को इस्तेमाल करता है वही अपना सक्सेसर चुन सकता है, और जो भी इस पेन को यूज करेगा वो अपनी गिवर्स के पावर्स को अवेकन करेगा और वो बनेगा अगला स्पेल कास्टर। इस पेन की अगली सक्सेसर थी ये लड़की, इसका नाम है रेमेलिन टाइस्टार्क और इसे जॉब ने ही अपॉइंट किया था। इस पेन को हासिल करना किसी भी आर्टिस्ट के लिए इज्जत की बात होगी, लेकिन ये लड़की अभी भी बहुत छोटी है। स्पेल कास्टर इस शहर के मुखिया की तरह है, तो क्या हम ये जिम्मेदारी एक लड़की के कंधे पर डाल सकते हैं? तब फॉलो आगे आकर कहता है यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो अभी गिवर्स बन सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को वाइटल इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए बहुत समय तक उसकी देखभाल करनी पड़ती है, पर वो लोगों के लिए नहीं। लेकिन उनके पास तो पहले ही हाई गिवर पोटेंशियल है। उनके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, वो भी गिवर्स बन सकते हैं, बेशक ये मानते हुए कि उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा है। हालांकि जांका की बात पर गौर करे तो इसमें योग्यता भी शामिल है। टैम्सी कहता है वाइटल इंस्ट्रूमेंट को किसी को देना ये बहुत रेयर चीज है। इसका मतलब वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक से दूसरे को भी पास किया जा सकता है। वो कहता है देखो इंजन, मुझे माफ करना, अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। इंजन कहता है
तुम हमारी फिक्र मत करो, तुम्हें जितना समय लगेगा वो ले लो। रेमेली और जॉब भाई बहन की तरह थे, तो ये सदमा उसे भी लगा होगा। मियर कहता है, जॉब ने बहुत खुशी से पेंटिंग की, तुम बता सकते हो कि उसे ये कितना पसंद आया था। मैं तो एक आर्टिस्ट भी नहीं हूँ, पर फिर भी मैं यहाँ का मेयर बना ताकि मैं इस जगह की रक्षा कर सकूं। इंजन कहता है, जॉब जब चाहे क्लीनर्स आ जाता और जो चाहे पेंट करके वहाँ से चले जाता और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती। लगता है मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा। तो ठीक है, हमें शायद अब चलना चाहिए। तो रेमलिन, अब हम चलते हैं, उम्मीद है जल्दी मुलाकात होगी, तो अपना ख्याल रखना। और फिर रमलिन चिल्लाकर उठती है और कहती है, अब रोना धोना सब बंद करो और सेलिब्रेट करते हैं। वो उस पेन को लेकर छत पर चली जाती है। वो कुछ स्प्रे को वहाँ पर रखती है और कहती है, जॉब की मौत का मुझे बहुत दुख है, लेकिन हम ऐसे रोते धोते रहेंगे तो जॉब मरने के बाद खुश नहीं होगा, तो इसीलिए। और फिर वो उस वाइटल इंस्ट्रूमेंट को यूज करती है, उसे ब्रश में कन्वर्ट कर लेती है और उसकी मदद से वहाँ पर ड्राइंग बनाती है। तब वो बॉटल आसमान में जाकर फूटने लगती है, जिसकी ये आवाज पूरे शहर में गूंज रही थी। वो चिल्लाकर कहती है, चलो सेलिब्रेट करते हैं ताकि जो मरने के बाद भी खुश रह सके। और फिर पूरा गांव सेलिब्रेट करने लगता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।